नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के एग्ज़ाम में एसए का पेपर बहुत ही अहम स्थान रखता है। इसे यह निर्धारित करता है कि आप फाइनल लिस्ट में रहेंगे या बाहर होंगे। यदि आप यूपीएससी में एसए के इस पेपर में 140 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है और यह आपको एक बहुत ही अच्छा रैंक दिला सकता है। इसी दिशा में मैंने भी एसे लिखना प्रारंभ किया है और मैंने ये अपना पहला एसे लिखा है। हालांकि इसके पहले मैंने एक दो क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया है एसे का प्रीवियस ईयर का, लेकिन जो फुल एसे होता है वो मैंने अभी तक नहीं लिखा था। ये पहला मैंने एसे लिखा। लिखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे रिव्यू हासिल करूं कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इसे साझा करना चाहिए और इसके बारे में आपकी राय लेनी चाहिए कि मैंने क्या कैसा लिखा है, कहाँ मुझे सुधार की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ऐसे सुनिए। आपको अगर जहाँ कहीं लगेगा कहीं इसमें त्रुटि है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं उसे इसमें शामिल करूँगा, उसके हिसाब से मैं इसमें सुधार कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि एक विरोधी पक्ष न हो। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी क्यों है कि एक बड़े मजदूर वर्ग द्वारा उत्पादन किया जाता है, लेकिन उससे सृजित संपत्ति पर स्वामित्व एक सूक्ष्म पूंजीपति वर्ग का हो जाता है। ऐसा क्यों है कि उत्पादन के साधनों पर सिर्फ बुर्जुआ वर्ग का अधिकार है। क्यों सर्वहारा वर्ग आज भी गुलामी के बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। क्यों राजनीतिक व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इन सभी मनः विरोधी प्रश्नों ने कार्ल मार्क्स को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। इस विरोधी पक्ष को आधार बनाकर उन्होंने अपने चिंतन का खेल प्रारंभ किया। गहन चिंतन के बाद उन्होंने शोषणकारी पूंजी व्यवस्था के विरोध में साम्यवादी व्यवस्था का मार्ग सुझाया। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर हर किसी का बराबर हक होगा। किसी को संपत्ति संकेंद्रण का कर अन्याय को बढ़ावा देने का अवसर नहीं मिलेगा। विरोधी पक्ष के जवाब में उपजे इस नए समानतावादी जैसे पवित्र मूल्य ने शोषणकारी शासन व्यवस्था के में परिवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा कर दिया। इस विचार ने भारत में उपनिवेशवादी सरकार के व्हाइट मैन बर्डन एवं उपयोगितावादी सिद्धांतों के खोखलेपन को उजागर करने में योगदान दिया। न केवल भारत के आधुनिक काल बल्कि प्राचीन काल में चलकर देखा जाए तो महान चिंतक बुद्ध चिंतन पूर्व अवस्था में एक प्रश्न को लेकर बहुत परेशान हुए, संसार दुखों से क्यों भरा हुआ है, कैसे संसार को दुखों से विमुख एवं सुख की तरफ उन्मुख किया जाए। इन विरोधी पक्ष ने बुद्ध के मन स्थिति को इतना उद्वेलित कर दिया कि उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास मार्ग को अपना लिया। कठोर तप के बाद उन्होंने दुख के भंवर से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। यह रास्ता था अष्टांगिक मार्ग पर चलने का। व्यक्ति पर इच्छाओं पर नियंत्रण कर परम सुख को प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं के उत्पन्न होने से ही दुख की शुरुआत हो जाती है। सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों का भारतीय संस्कृति में समावेश करने में इस महान चिंतक का अहम योगदान है। यदि भारतीय शासन व्यवस्था पर नज़र दौड़ाया जाए तो यह प्रश्न जरूर हमारे मन में उठेगा कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वृहत समाज संविधान, लिखित वृहत मूल अधिकारें आदि को क्यों अपनाया। यह बस एक संयोग है या कुछ और। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलनकारियों एवं संविधान सभा के मनः चिंतन को समझना होगा। उन्होंने साम्राज्यवादी शोषणकारी सरकार में अनेक प्रतिबंधों, निरंकुश काले कानूनों, अधिकार हनन कृत्यों आदि जैसे विरोधी पक्ष को झेला। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, नेहरू जैसे चिंतकों ने भारतीयों को इस दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए इन शोषणों के विरोध में उपयुक्त विचारों को अपनाया। हाल में कुछ दशकों पर ध्यान देने पर यह पता चलता है कि भारत द्वारा लोक कल्याणकारी कारकों पर अधिक राजकोषीय खर्च किया जा रहा है। विकसित देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों द्वारा इस पर कई बार आपत्ति जताई गई है, लेकिन भारत द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को और ज़्यादा विस्तारित ही किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
इस सवाल का जवाब इस बात में निहित है कि भारत के समक्ष कुछ विरोधी पक्ष खड़े हैं। भारत एलपीजी सुधार के बाद इच्छित लाभ नहीं हासिल कर पाया है। ऑक्सफैम की अद्यतन रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश के कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। प्रथम 50% लोगों के पास भारत के कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। यह एक विरोधी पक्ष ही है। इससे निपटने के लिए भारत लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि को बढ़ावा दे रहा है। इससे आगे चलकर बात यदि पर्यावरण संरक्षण की उठाई जाए तो संपूर्ण विश्व आज हरित गृह गैसों को कम करने की वकालत कर रहा है। यूएनएफसीसीसी जैसे संस्थान सभी देशों को इसके लिए साझे विचार एवं साझे मंच पर लाकर प्रयास को और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन विगत 3 दशकों में ऐसा क्या हुआ कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं संरक्षण प्रतिबद्धताओं में इतनी तेजी आ गई? इस सजगता के जन्म लेने के पीछे एक विरोधी विचार है। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह साक्ष्य आधारित विचार रखा कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और मानव द्वारा प्रेरित है। यह परिवर्तन मानव द्वारा औद्योगिकीकरण एवं उसके बाद ज़्यादा त्वरित गति से किया जा रहा है। इसलिए इसे कम करने हेतु हमने चिंतन मनन शुरू किया। इस चिंतन से हमने अनेक नवाचारी रास्तों को खोजा है। उसमें से एक आईएनडीसी और कार्बन ट्रेडिंग है। साथ ही समाज में महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान दर्जा न मिलने से आबादी का आधा भाग विकास धड़ा से पिछड़ रहा था। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा दुर्गति, महिला अशिक्षा आदि प्रश्नों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानाडे, सावित्रीबाई फूले, डीके कर्वे, राजा राम मोहन राय जैसे विचारकों को गहरी पीड़ा दी। इन विरोधी पक्षों को उन्होंने आंदोलन एवं जन जागरूकता द्वारा खत्म करने एवं नए पक्ष जैसे बाल विवाह के विरुद्ध कानून, सती उन्मूलन कानून, विधवा पुनर्विवाह विचार रखे एवं कार्यान्वित किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार के छुआछूत को समाप्त करता है। प्रश्न यह है कि संविधान ने छुआछूत को क्यों समाप्त किया? यह विचार कहाँ से आया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने साथ हुए छुआछूत को बताते हुए लिखते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बैलगाड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था, मुझे कक्षा के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं थी और मुझे दरवाजे पर बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था, मुझे संयुक्त घड़े से पानी पीने की भी मनाही थी। इन कुव्यवस्थाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक विरोधी पक्ष की तरह कार्य किया। आगे अपने उच्च शिक्षा एवं संविधान निर्माण के चिंतन के दौरान उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब किसी दलित को ऐसा भेदभाव नहीं झेलने दूंगा। इस तरह छुआछूत विरोधी विचार का जन्म हुआ और आज भारत ऐसे कृत्यों के विरोध में सख्त दंड का प्रावधान कर पाया है। मध्यकाल में भारत में धार्मिक टकरावों, जातिगत टकरावों आदि के कारण समाज में सामंजस्य एवं समरसता क्षीण होने लगी। ऐसे में भक्ति संतों ने अपने भक्ति आंदोलन से धार्मिक एवं जातिगत आदि मतभेदों जैसे विरोधी पक्ष को धूमिल कर दिया। धूमिल कर सामाजिक सौहार्द जैसे नए पक्ष को उजागर किया। उन्होंने आडंबर प्रेम को लेकर होने वाली हिंसा पर कुठाराघात किया और कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, ना जप में, ना तप में, ना काबे कैलाश में। यदि आगे नैतिक मुद्दों पर विरोधी पक्ष की अवधारणा खोजी जाए तो यह दिखेगा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में के वर्षों में अपने पाठ्यक्रम में नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा नामक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। एलपीजी सुधारों के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, तरफदारी, पक्षपात, सार्वजनिक सेवा में समर्पण भाव की कमी, समानुभूति रहितता, असहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता आदि देखी जा रही थी। एन वोहरा की रिपोर्ट ने राजनीतिक नौकरशाही साठगांठ का भी आरोप लगाया। इन विरोधी पक्षों के जवाब में संघ लोक सेवा आयोग के उपरोक्त कदम को समझा जा सकता है। इस नौकरशाही से ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध, करुणाशील, संवेदनशील एवं निष्पक्ष आदि रहने की उम्मीद करता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हर विरोधी विचार से जो नया चिंतन पैदा हो
वह सकारात्मक हो और सदैव मानव एवं विश्व का कल्याण करे, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी यह हिंसा एवं अपूर्णीय बर्बादी को भी प्रेरित करता है। हिटलर जैसे शासक ने पेरिस के अपमानजनक संधि के विरोध में अपने देश को पुनः सम्मान दिलाने का स्वप्न देखा। वह अंध राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलने लगा। उसके हिंसक कदमों का विरोध करने वाली जनता की नृशंस हत्या की गई। करोड़ों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिसका अंत हिरोशिमा एवं नागासाकी जैसे त्रासदी के साथ हुआ। साथ ही साथ विरोधी विचार हमेशा नकारात्मक नहीं होते। यह समझना चाहिए कि पूर्व में वही विचार सामाजिक व्यवस्था को संचालित करते आ रहा है, इसलिए कुछ न कुछ तो जरूर उसमें आधारभूत गुण रहे होंगे। यह गुण को नए विचारों में अवश्य समायोजित करना चाहिए। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने मध्यकाल को अंधकार काल कहा है, लेकिन क्या पूरे भारतीय मध्यकाल को अंधकार काल करके नकार देना चाहिए? केवल आधुनिक काल का गुणगान करना क्या उचित प्रतीत होता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए यदि मध्यकाल में चलें तो यह दिखेगा कि उस दौरान हमने भूमि नपाई एवं राजस्व संग्रहण के वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपने भू अर्थनीति में अपनाया। 64 योगिनी जैसे मंदिर का निर्माण हमने किया, जिससे प्रेरित होकर लुटियंस ने संसद भवन का निर्माण किया। शेरशाह सूरी पथ का निर्माण भी हमने किया, जिससे प्रेरित होकर राजमार्गों को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई तकनीक जैसे नहर प्रणाली से प्रेरित होकर आगे सोन नदी की नहरें निकाली गई। कार्ल मार्क्स ने भी थेसिस, एंटीथेसिस एवं सिंथेसिस की बात की है, यानी एक विचार के विरोध में दूसरी विचार का जन्म होता है। फिर इन दोनों की खूबियों खामियों के समायोजन से नए विचार का जन्म होता है। अब यह विचार एक थेसिस बन जाता है और कुछ समय बाद फिर इसके विरोधी विचार का जन्म होता है। यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है और नई नई व्यवस्थाएं आती जाती हैं, जैसे कबीलाई जीवन के बाद दास प्रथा, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर समाजवाद, फिर साम्यवाद। पुराने विचार हमारे कमियों का एक आईना होता है। यह हमें आगे सुधार करने का मौका देता है, इसीलिए इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जैसे गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को नकारा नहीं, उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध तो किया, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का नहीं। उनके अनुसार कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन्होंने सभी कर्मों में समान नज़र से देखने की बात कही। गांधी जी पूंजीवाद को व्यक्ति के कल्याण में एवं न्याय सुनिश्चित करने में बाधक नहीं मानते थे। वे पूंजीवादियों को उत्पादन कौशल से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उन्हें ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए गांधी जी पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के समायोजन के माध्यम से वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य एवं सर्वोदय का राह दिखाते हैं। कोई भी विचार यूं ही निर्वात में नहीं पैदा होते, इसके लिए अवश्य ही उर्वर आधार होता है। जैसे कि फ्रांस के निरंकुश राजतंत्रीय प्रणाली के विरोध में पनपा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित गणतंत्रात्मक प्रणाली। यह उर्वर आधार जरूरत पड़ने पर विचारों एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन हेतु समय समय पर आते रहता है। इसलिए सत्य को सत्ता की नहीं बल्कि काल की पुत्री कहा जाता है। अतः कभी कभी यह निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है कि दो परस्पर विरोधी कदमों में कौन सा सही है कौन सा गलत। इसलिए हमें कई बार दोनों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होती है। जैसे आरक्षण व्यवस्था सही है या गलत, यह एक तरफ इसमें अवसर की समानता बाधित होती है, तो दूसरी तरफ पंक्ति में पीछे छूटे लोगों को सकारात्मक विभेद द्वारा समान प्रतिस्पर्धा मंच पर लाया जाता है। ऐसे में जरूरत होती है सामंजस्य की। भारत में कर्मकांडीय चिंतन के विरोध में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हुआ। जब लोग शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को नहीं समझ पा रहे थे, तो लोगों को साधारण मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए द्वैतवाद अर्थात भक्ति परंपरा का जन्म हुआ। अनेक शासकों ने एक साथ कई पंथों को संरक्षण दिया। उन्होंने किसी के साथ लक्षित भेदभाव नहीं किया। समाज में एक साथ अनेक परस्पर विरोधी विचारों को मानने वाले रहे। भारत की यह खूबसूरती है कि इसने विरोधी विचारों के परस्पर सामंजस्य एवं सौहार्द बनाकर रखा एवं सहिष्णुता एवं सर्वधर्म संभाव जैसे विचारों को विश्व को आज भी प्रकाशित कर रहा है। विश्व के किसी भी कोने में बसा समाज नए एवं पुराने व्यवस्थाओं या विचारों के बीच सामंजस्य पर ही आधारित होना चाहिए, क्योंकि विविधता ही किसी समाज की असली खूबसूरती होती है। इसलिए सही कहा गया है, चमन में इख्तिलात
रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। थैंक यू दोस्तों। इसको पूरा मैंने अपने पढ़ दिया है। आप एक बार फिर से देख के इसे मुझे अपना रिव्यू कमेंट में लिख के बताएं, उसके हिसाब से मैं उसमें सुधार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।